नमस्कार दोस्तों। तो फाइनली आज वो न्यूज़ आ चुकी है जिसका भाई सारे इंडियन फुटबॉल के फैंस को ना भाई बहुत बेसब्री से इंतज़ार था। भाई ऐसी न्यूज़ है ये कि इतने सारे दुख आने के बाद ना कहीं उनको हल्का सा कम तो कर ही देगी, क्योंकि भाई आज हमारी इंडियन फुटबॉल फेडरेशन ने अनाउंस कर दिया है कि सीनियर नेशनल टीम के हमारे जो कोच हैं ना भैया ईगोर स्टीमैच, इनको सैक कर दिया गया है। और आज से भैया ये हमारी भारतीय फुटबॉल टीम के कोच नहीं रहेंगे, क्योंकि भैया देखो सीधी सीधी बात है, जो काम एएफसी एशियन कप के बाद हो जाना चाहिए था ना, उसके बावजूद इस काम को टाला गया और बदले में हमें फैंस को क्या मिला? एएफसी एशियन कप की खराब परफॉर्मेंस, फीफा क्वालिफायर्स में जहां पर हमारी भारतीय फुटबॉल टीम राउंड 3 के अंदर पहली बार जा सकती थी, वो भी स्पॉट हमारे से छीन लिया गया हमारी टीम के खराब परफॉर्मेंस के चलते। और इसके साथ साथ राउंड 3 में जाने के बाद हमारी भारतीय फुटबॉल टीम एएफसी एशियन कप 2027 में सीधा डायरेक्ट क्वालिफाई कर सकती थी, वो भी चीज़ हमारे से छीन ली गई। किस लिए? क्योंकि भैया हमारे कोच साहब के इतने कमाल के टैक्टिक्स थे, इतना कमाल के गेम प्ले था कि हमारी टीम के प्लेयर्स को खुद ही समझ नहीं आ रहा था कि एक्चुअल में पिच के ऊपर करना क्या है। और उन्हीं सब चीज़ों का ये नतीजा है कि आज भैया ना तो हम फीफा क्वालिफायर्स के राउंड 3 में हैं, जो बहुत ही गोल्डन अपॉर्चुनिटी थी हमारे पास जाने की, और ना ही हम एएफसी एशियन कप 2027 में सीधा डायरेक्ट क्वालिफाई कर रहे हैं। क्योंकि भैया जब एएफसी एशियन कप 2019 के बाद स्टीफन कॉन्स्टेंटाइन ने खुद रिजाइन दिया था ना, तो उसके बाद ईगोर स्टीमैच को लाया इसलिए गया था क्योंकि भैया हमें वहाँ से एक ऐसे कोच की तलाश थी जो हमारी रैंकिंग्स को, उस टाइम हम 95 पर थे, वहाँ से ये उम्मीद थी कि कोई ऐसा कोच आए और अब यहाँ से हमें 95 से 70s तक लेकर जाए, 75-70 के बीच में लेकर आए। लेकिन भैया हुआ क्या उसके बाद? 2019 से ईगोर स्टीमैच हमारे कोच हैं, 2024 भी आधा जा चुका है, लेकिन उस टाइम जब हम 2019 में 95 रैंकिंग पर थे ना, उसके बाद एक भी बार हम 95 के आसपास आए ही नहीं हैं। 95 तो भैया दूर की बात है, हमारी रैंक इस समय 125 पर चल रही है। तो भैया ऐसी खासियत तो हमारे कोच साहब ईगोर स्टीमैच के पास ही है, जो भैया 95 से जहाँ में उम्मीद थी 70-75 तक लेकर जाएंगे, वो तो दूर की बात है, सीधा भैया ये हमें 125 पर लेकर आ चुके हैं। तो भैया ऐसी काबिलियत वाले कोच को तो आपको 2-3 साल पहले ही सैक कर देना चाहिए था। लेकिन एक खास बात यह है कि आज भैया जब इनको सैक करने की न्यूज़ सामने आ रही थी ना, तो अंदर से न्यूज़ ये भी बाहर आ रही थी कि भैया इन्होंने बोला, हमारे कोच ईगोर स्टीमैच ने बोला कि भैया मैं बिना किसी कंपनसेशन के, बिना कोई अपनी सैलरी लिए रिज़ाइन करने को अभी तैयार हो, अगर मेरे साथ साथ इंडियन फुटबॉल फेडरेशन के जितने भी जो ये टॉप पर बैठे हुए हैं ना, ये भी मेरे साथ रिज़ाइन कर दे और मेरे साथ एग्री करे कि जितनी हमारी इंडियन फुटबॉल टीम की ख़राब परफॉर्मेंस थी ना, इसमें हम सबकी गलती है। तो इन्होंने उल्टी गेम ही हमारी इंडियन फुटबॉल फेडरेशन के ऊपर खेल दी, लेकिन उस चीज़ का इनको कोई फ़ायदा मिला नहीं भाई। क्योंकि देखो आप ऐसा कह लो कि अच्छे तरीके से पॉलिटिक्स से समझ तो गए थे, लेकिन इन सब चीज़ों का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि भाई सबको पता है इन दी एंड आपने एक्सक्यूज़ पे एक्सक्यूज़ बनाए हैं हर मैच के बाद, कभी गलती अपनी नहीं मानी है और हमेशा दूसरों के ऊपर बात डाली है, तो ये चीज़ें ज़्यादा लंबे समय तक चलती नहीं हैं। और अब एंड में जाकर हमारी फिर इंडियन फुटबॉल फेडरेशन ने डिसाइड ये किया कि भैया इनको ईगोर स्टीमैच को 3 महीने की सैलरी, यानी जितना इनका कुछ अमाउंट बनता है वो इनको 3 करोड़ एज अ कंपनसेशन के तौर पर दिया जाएगा, क्योंकि भैया इनको इनकी ड्यूटी से रिलीज़ कर दिया गया है। तो अब जो ये जितना भी अमाउंट था ये हमारी इंडियन फुटबॉल फेडरेशन ईगोर स्टीमैच को देगी, यानी कि 3 करोड़ रुपए। और अब इसके बाद ईगोर स्टीमैच हमारी इंडियन फुटबॉल के एज अ कोच कंटिन्यू नहीं करेंगे। और इसके साथ साथ न्यूज़ ये है कि अभी इंटरीम हेड कोच के तौर पर भैया महेश गौली हमारी इंडियन फुटबॉल टीम को कोच करेंगे, जब तक एक नया कोच भारतीय फुटबॉल टीम के लिए नहीं ढूंढ लिया जाता। क्योंकि भाई देखो अभी सीधी सीधी बात यह है कि अगर 3 महीने की सैलरी इनको देंगे ना ये ईगोर स्टीमैच को, तो मतलब मोस्ट प्रोबेबली मान के चलो भी 1-2 महीने के अंदर ही आपको कोई नया कोच देखने को मिलेगा। अभी एकदम से कोई नया कोच मुझे नहीं लगता इतनी जल्दी आएगा, क्योंकि जो नया कोच आएगा फिर उनको उनकी भी सैलरी देनी पड़ेगी, और जो ये 3 महीने की एडवांस में देनी पड़ी है ईगोर स्टीमैच को, तो ये चीज़ भी है कहीं ना कहीं हमारे इंडियन फुटबॉल फेडरेशन भाई निकालना चाहेगा कि टाइम निकल जाए इतना, क्योंकि भाई हमारे इंडियन फुटबॉल फेडरेशन की खासियत तो सिर्फ हमें ही पता है। तो इतने टाइम तक मोस्ट प्रोबेबली महेश गौली ही एज अ इंटरिम हेड कोच रहेंगे भारतीय फुटबॉल टीम के साथ, और यही कंटिन्यू करेंगे तब तक जब तक एक नया कोच नहीं आ जाता। अब भैया देखो इन दी एंड बात यह है कि अगर अब ईगोर स्टीमैच हमारे कोच नहीं है तो ऑब्वियस ही बात है नया कोच ढूंढा जाएगा, और अब हम नए कोच के तौर पर किसको देखना चाहते हैं,
क्योंकि भाई देखो, जब भी हमारी फेडरेशन हेड कोच के रोल के लिए एप्लीकेशंस निकालेगी ना, तो भाई काफ़ी सारी एप्लीकेशंस आने वाली है, इस चीज़ की तो पूरी गारंटी है। लेकिन उनमें से भाई हम पर्सनली, मतलब हम फैंस हो गए या फिर जितने भी लोग हैं, अगर हम पर्सनल तौर पर किसी को कोच देखना चाहते हैं तो वो कौन से ऐसे ऑप्शंस हैं उनको भी देखना पड़ेगा। क्योंकि भाई देखो, अगर मैं कुछ ऑप्शंस की अभी बात करूँ ना, जैसे काफ़ी लोग ये भी कह रहे हैं कि भाई इंडियन कोच को लाना चाहिए इस बार, इंडियन कोच के मतलब एक चांस देकर देखना चाहिए। और काफ़ी लोग यही कह रहे हैं कि भाई फॉरेन कोच के साथ ही जाना चाहिए, कोई जर्मनी या अर्जेंटीना का होना चाहिए। तो इन सब चीज़ों से भाई देखो, अभी जहाँ तक मैं देख पा रहा हूँ, जो भी फ्री एजेंट्स हैं एज अ कोच, जो एक अच्छे ऑप्शन साबित हो सकते हैं हमारी टीम के लिए, अच्छे टेक्टिशियन हैं। तो भाई पीटर सरगट, अगर आपको याद हो, एएफसी एशियन कप 2023 में ताजिकिस्तान के हेड कोच हैं। कोई लोग इन्हें भैया आइंस्टाइन के नाम से भी बुलाते हैं। तो ये मुझे ऐसा लगता है बेटर ऑप्शन हो सकते हैं, क्योंकि भैया इन्होंने सिर्फ ताजिकिस्तान के साथ ही नहीं, और भी जिन टीमों के साथ इन्होंने कोचिंग करी है भैया, हर जगह अपनी कोचिंग का झंडा लहराया है इन्होंने। और ये हमारी भारतीय टीम के साथ आकर जल्दी से एडप्ट भी कर सकते हैं। ये भी क्रोएशिया के ही हैं, लेकिन भैया ये अच्छे कोच हैं। ये जितना इनको मैंने अपने एक्सपीरियंस से देखा है, जितना इनके ट्रैक रिकॉर्ड्स बता रहे हैं, तो ये एक अच्छे ऑप्शन साबित हो सकते हैं। काफ़ी लोगों का ये भी कहना है कि भाई इंडियन कोच के साथ जाना चाहिए, तो खालिद जमील हमारे पास ऑप्शन है। नो डाउट खालिद जमील अच्छे कोच हैं। अगर इंडियन कोच के साथ जाना ही है तो खालिद जमील भी अच्छे ऑप्शन हैं, क्योंकि भाई खालिद जमील के भी जितने ट्रैक रिकॉर्ड्स रहे हैं, उन्होंने कैसी भी सिचुएशन हो टीम के साथ अच्छे रिकॉर्ड्स बनाकर दिए हैं, अच्छी परफॉर्मेंस निकाल कर दी है। और अगर इंडियन कोचेस के साथ जाया जाता है तो ऑब्वियस सी बात है खालिद जमील का ऑप्शन है। लेकिन अंदर से रिपोर्ट्स ऐसी हैं कि इंडियन कोच को अभी देखा नहीं जा रहा है, टीम किसी फॉरेन कोच के साथ ही जाएगी, और हमारा फेडरेशन भी फॉरेन कोच की ही तलाश में है। इवन अगर एक और ऑप्शन की बात करें तो भैया वियतनाम के कोच रह चुके पार्क हैंग सियो, इन्होंने पहले भी भैया AIFF के साथ कुछ कनेक्शन बनाया था 2019 के टाइम पर, जब ईगो रीमैच को अनाउंस कर दिया गया था। लेकिन तब इनके साथ जाया नहीं गया पार्क हैंग सियो के साथ, क्योंकि कुछ शायद से में भी सैलरी का चक्कर था। लेकिन पार्क हैंग सियो ने भैया जितने टाइम वियतनाम के साथ काम किया भैया, इन्होंने पूरा उनका फुटबॉल का नक्शा ही बदल कर रख दिया। वियतनाम की अंडर 23 टीम के साथ भैया इन्होंने इतिहास रचा। अंडर 23 AFC एशियन कप के अंदर वियतनाम की सीनियर टीम को भैया ये फीफा के राउंड 3 में लेकर गए, और वहाँ पर काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस थी वियतनाम की टीम की। तो पार्क हैंग सियो भी एक अच्छे ऑप्शन हो सकते हैं। और भी काफ़ी लोगों का भैया कहना है कि किसी जैपनीज़ कोच के साथ जाना चाहिए, किसी का कहना है कि भैया साउथ कोरियन कोचेस के साथ जाना चाहिए। तो ऐसे में भैया आप फाइनल तो देखो, हमारी इंडियन फुटबॉल फेडरेशन के ऊपर ही डिपेंड करता है कि वो किसके साथ जाना पसंद करेंगे। अभी तो पहले एप्लीकेशंस देखते हैं भैया किस किस की आती है, उस हिसाब से फिर हम भैया वीडियो में बात करेंगे कि कौन से कोच हमारी टीम के लिए बेटर रहेंगे और किसके कैसे रिकॉर्ड्स हैं। और एक अलग से भी वीडियो बना दूंगा भाई, जिसमें थोड़े से हम फ्री एजेंट्स के ऊपर बात करेंगे कि कौन से कोचेज़ को हमारी AIFF टारगेट कर सकती है इंडियन फुटबॉल सीनियर टीम के लिए। उस वीडियो में बात करेंगे कोचेज़ के बारे में अलग से। अभी फ़िलहाल वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना, ताकि आगे की वीडियोज़ आप लोगों के पास आती रहे। तब तक मिलते हैं अगली वीडियो में अगली कहानी के साथ। जय हिंद।